प्लस टू क्लास पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 और हमारा चैप्टर नेम है रीजनल एस्पिरेशन। इसका मतलब देखो, रीजनल का मतलब होता है एरियाज। जैसे अगर कोई भी कंट्री है उसमें अलग अलग जो नेशन बनी हुई हैं, उन हर एक वहाँ पे रहने वाले लोगों को एस्पिरेशन होता है कि अपने एरिया से रिलेटेड जो अलग सेपरेट होने की डिमांड या वहाँ पे रहने की कुछ जो लोगों की डिमांड्स होती हैं। इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि नेशन बिल्डिंग तो होगी हमारी, ठीक है। और जो देश बनाना होता है वो अनएंडिंग प्रोसेस है। अगर कभी भी कंट्री बन भी जाएगी फिर भी ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे हमें बैक टू बैक काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते रहते हैं। जैसे कि लोगों के एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी और बढ़ती रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो एक देश से सेपरेट होकर रहना चाहते होते हैं। उनको लगता है कि अगर वो सेपरेट रहेंगे तो वो अपने कल्चर को ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो अब हुआ क्या था कि जो जनता एक्सपेरिमेंट था वो एंड हो गया नियर 1980 में। तो इस ये जो टाइम था ना, इस टाइम पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो लगातार आते जा रहे थे। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे जम्मू कश्मीर का हो गया, पंजाब का मुद्दा हो गया, नॉर्थ ईस्ट में जो इशू चलते आए हैं, द्रविडियन मूवमेंट होगी, सिक्किम मर्जर हो गया, गोवा लिबरलिज्म की मूवमेंट। हमारे पास वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रीजन एंड द नेशन, ठीक है। देखिए होता क्या है कि 1980s में ना बहुत सारे मूवमेंट ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे लोगों ने एस्पिरेशन रखी है सेपरेट होने के लिए। तो वहाँ पे ज़्यादातर एस्पिरेशन ऐसी भी थी जो आर्म्ड थी। आर्म्ड एस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो जब लोग हथियार लेके आ जाते हैं कि हम तो सेपरेट होंगे और मुकाबला करना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया इनको इनको कंट्रोल करने के लिए। कभी कभार काम नेगोशिएशन से चला, कभी कभार वापस बदले में हथियार ही उठाने पड़े, वेपन ही उठाने पड़े अगर सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होगी। तो जब भी गवर्नमेंट भी बराबरी में आके हथियार उठाती है तो क्या होता है, तो पॉलिटिकल कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों का रिजल्ट क्या चाहिए होता है? रिजल्ट यही चाहिए होता है कि देश में जो पीसफुल इन्वायरमेंट है वो बना रहे, देश के पीसफुल इन्वायरमेंट में कोई भी खराबी वगैरह ना आए। तो इंडिया क्या करती है, देखिए अगर इंडिया में मतलब कि इंडिया ने शुरू से कौन सी जो पॉलिसी को अपनाया है जब जब ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले तो जो इंडिया है वो ये मान के चल रहा है कि हम तो सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया में रहने वाले सभी जो रीजन है या रिलीजन है या लैंग्वेज है या कल्चर है, इंडिया सबकी रिस्पेक्ट बराबर ही करता है। और इंडिया चाहता है कि उसको यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों में बैलेंस बना रहे। उसके बाद जो डेमोक्रेसी है इंडिया वो उसको भी स्टेबलाइज करके रखना चाहता है। जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन है रीजनल एस्पिरेशन के लिए, तो कोई भी बंदा अपना रीजनल एस्पिरेशन के लिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। दूसरा बात अब हमारे पास आ गया जो रीजनल एस्पिरेशन है। देखिए अगर कोई कभी भी देश के अगर किसी हिस्से में कोई कम्युनिटी कुछ लोग पॉलिटिकल एस्पिरेशन को रखते भी हैं तो इंडिया में उसको एंटी नेशनल मूवमेंट नहीं बोला जाता। तो वो क्या बोलते हैं कि जो भी जितने भी रीजनल इश्यूज हैं अगर हम इनको प्रॉपर टेंशन देंगे या पॉलिसी ऐसी बनाएंगे टाइम टू टाइम तो उनको सॉल्व किया जा सकता है। जो भी रीजनल एस्पिरेशन है तो ये तो और भी ज़्यादा देश को स्ट्रेंथ करती है कि अगर लोगों को लगता है कि हम इंडिया में रहेंगे लेकिन हमारी जो कल्चर है वो सेफ रहे तो बेटर है। और नेशनल यूनिटी, ठीक है, जितने भी रीजनल इश्यूज़ हैं उनको इक्वल ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी कि नेशनल यूनिटी को दी जाती है। जैसे कि अगर देश का कोई मुद्दा है उसको उतनी ही जितनी इंपॉर्टेंस मिलेगी तो उतनी रीजनल इश्यूज़ को भी बराबर की टेंशन ही मिलती है। जो डिफरेंट है, और इंडिया जो है वो यूरोपियन नेशन से डिफरेंट है। वहाँ पे क्या होता है जो लोग रहते हैं उनकी जो कल्चर डाइवर्सिटी है उनको रहता है कि अगर अलग 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 कल्चर के लोग हैं तो उनके नेशन के लिए थ्रेट होगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इतनी बड़ी कंट्री है और यहाँ पे ह्यूज डाइवर्सिटी है रिलीजन में, लैंग्वेज में, कास्टिज्म में। इंडिया फिर भी डेमोक्रेसी के हिसाब से इन सबको यूनिट रखने की कोशिश करता है। नाउ एरिया ऑफ द टेंशन। अब देखिए क्या हुआ, बहुत सारे जब इंडिया को फ्री किया गया था तो बहुत सारे देश का ये बोलना था कि इंडिया कभी भी, ठीक है, बहुत सारे देश ये बोल रहे थे कि इंडिया कभी भी यूनिफाइड नेशन मतलब कि बने ही नहीं पाएगा, यूनिफाइड रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों में वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, वो हद से ज़्यादा वो किसी और देश में नहीं है। जब पार्टीशन हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई और उसके बाद प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा किया गया, फिर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, तो इंडिया ने सबको ये करके दिखाया कि हम फिर भी इंडिया में जो यूनिटी है उसको बना के रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये था कि 47 में जब पार्टीशन हुई तो बहुत सारे लोग इधर उधर इंडिया और पाकिस्तान में आना जाना पड़ा उनको। जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका भी थोड़ा इशू था कि इंडिया के साथ रहेंगे पाकिस्तान के साथ रहेंगे, उनको जोड़ा गया।
फिर अगर कुछ स्टेट्स के अंदर इशू आ रहे थे लैंग्वेज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, उनको भी रीऑर्गेनाइज किया गया, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। अब जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1947 में हो गया था, ठीक है। तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन आई सबसे पहले वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों में। कुछ बोलते थे कि हमें इंडिया में रहना, कुछ बोलते थे हमें पाकिस्तान में रहना है, कुछ बोलते थे हम सेपरेट रहेंगे। इसके बारे में हम जो डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। नागालैंड मिजोरम का कॉन्सेप्ट था। फिर जो साउथ में द्रविडियन मूवमेंट चली है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या होता है कि कुछ स्टेट ऐसी हैं जो लैंग्वेज के हिसाब से सेपरेट होती हैं। जैसे पहले बॉम्बे होता था, तो बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट किया गया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को आपस में सेपरेट किया गया। तमिलनाडु, ये जो एंटी हिंदी लोग हैं, ये हिंदी लैंग्वेज को पसंद नहीं करते। जो इंडिया में, इंडिया की वैसे नेशनल लैंग्वेज तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में दो लैंग्वेज हैं, एक है जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, एक हिंदी को बनाया गया और एक इंग्लिश को बनाया गया। तो इन लोगों को, तमिलनाडु वाले लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए इंग्लिश को साथ में ऑफिशियल बनाया गया था, ठीक है। अदरवाइज हिंदी थे, क्योंकि ये लोग हिंदी को पसंद नहीं करते, इसलिए साथ में इंग्लिश को रखा गया। जो नॉर्थ साइड का एरिया है, वो लोग प्रो हिंदी एगिटेशन में चलो रहते हैं। 1966 में जिस पंजाब, जो अब करंटली पंजाब है, ये 1966 में बना है। पंजाब वैसे आज़ादी से पहले बहुत बड़ा था, बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया, छोटा हिस्सा पंजाब इंडिया में रहा। इसको भी पंजाब हरियाणा हिमाचल में ब्रेक कर दिया गया, चंडीगढ़ सेपरेट कर दिया गया। 2000 में जो नई नई स्टेट्स बनी थी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इनको इनकी कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से सेपरेट किया गया। फिर जो नागालैंड एंड कश्मीर का इशू था, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चलता रहा, ठीक है। पंजाब में, असम में, मिजोरम में भी टाइम टू टाइम नए नए चैलेंजेस इंडिया की गवर्नमेंट को फेस करने पड़े हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में जो सबसे पहला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। देखो हुआ क्या था, जम्मू कश्मीर में इंटरनल लेवल में भी प्रॉब्लम है और एक्सटर्नल लेवल में भी प्रॉब्लम है, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। हुआ क्या था कि जो कश्मीर है, कश्मीर इशू है क्या, ये कश्मीर एक वैली रीजन है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है। जब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, यहाँ पर इंडिया है, इस साइड पे पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहाड़ी एरिया आ रहा है, ये तो मतलब कि इंडिया बोल रहा है कि इंडिया को मिलेगा, पाकिस्तान बोल रहा है कि पाकिस्तान को मिलेगा। एक तो इनका ये कॉन्सेप्ट चल समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। अब हम देखते हैं कि ये रूट्स कहाँ से शुरू हुई थी। देखिए, जब इंडिया को डिवीज़न करनी थी 1947 में, उस टाइम पे जो कश्मीर के जो राजा थे उनका नेम था हरि सिंह, ठीक है। ये एक हिंदू रूलर थे। तो जो कश्मीर बिफोर 1947 था, उसमें ये हिंदू रूलर थे जिनका नेम था हरि सिंह। तो जब जैसे सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इन्वॉल्व किया जा रहा था, तो इनके आगे भी यही डिमांड रखी गई कि आप आइए और प्लीज़ इंडिया को ज्वाइन कीजिए। इन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये इंडिया को जो है वो ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, ठीक है। ये चाहते थे कि हम अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रखेंगे, ना तो हम इंडियन बनना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, हम कश्मीरी बनना चाहते हैं। जो पाकिस्तान था, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले लोग चाहिए, कि जो रिलीजन बेस्ड ही सेटअप है। तो अब कश्मीरी थे जो लोग, इनकी जो आइडेंटिटी थी, कश्मीरी लोग वैसे भी ना तो वो इंडियन आइडेंटिटी को पसंद करते थे, ना ही पाकिस्तानी को, उनको चाहिए थी कश्मीरी आइडेंटिटी, ठीक है। इसलिए उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन एक फोर्थ पर्सन था, शेख अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर थे। ये क्या चाहते थे, ये कश्मीर को महाराजा वाले टैक्स से बाहर निकालना चाहते थे। इनका ये मानना था कि कश्मीर में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और महाराजा वगैरह नहीं होने चाहिए, और ये पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हुआ क्या, जो हरि सिंह राजा है वो इंडिया के खिलाफ है, और जो शेख अब्दुल्ला है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है। और ये एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे जिसमें डेमोक्रेसी हो। और ये जो शेख अब्दुल्ला थे, ये कांग्रेस के काफ़ी क्लोज थे और नेहरू जी के साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि अब पाकिस्तान को ये लग रहा, हरि सिंह जो राजा थे इनकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी, बीमार चल रही थी। तो पाकिस्तान को ये था कि ये बीमार है, और इंडिया कश्मीर पे हमला करके ये इनको अपनी बातों में बहला फुसला के इसको इंडिया में ना ज्वाइन कर ले। इंडिया को ये था कि कहीं पाकिस्तान ने इनके ऊपर हमला कर दे और इसको पाकिस्तान में ले जाए। इसी सोच में पाकिस्तान ने पहले हमला कर दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने एक जो ट्राइबल कुछ लोग वहाँ के हमला करने के लिए कश्मीरी इन्होंने भेज दिए।
अब राजा के लिए तो ये इंसल्ट वाली बात है ना कि उसके प्रेजेंट में कोई और उसके ऊपर आके कब्जा करेगा। तो उसने पाकिस्तान का जो दुश्मन था इंडिया से हेल्प मांगी, आस्क फॉर हेल्प इंडिया से। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है, आपको हेल्प चाहिए, हम लोग आपकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन का मतलब होता है कि आपको इनके साथ मर्ज होना पड़ेगा। ठीक है। और इनके राजा ने बोला कि ठीक है, फिलहाल के लिए हम टेम्परेरी जो आपके साथ मर्ज हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद प्लेबिसाइड सून करवाया जाएगा। प्लेबिसाइड का मतलब है कि कश्मीरी लोगों से वोटिंग करवाई जाएगी, जिसमें अगर वो लोग वोटिंग यस की डालेंगे, मेजोरिटी आएगी यस की कि वो लोग इंडिया को पसंद करते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल टेम्परेरी जो इंडिया ने उसकी हेल्प की और उसको बचा लिया पाकिस्तान से। तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन करवाया, कश्मीर ने इंडिया को टेम्परेरी ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद जो कश्मीरी वोटर हैं वही डिसाइड करेंगे अब कि उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना। ठीक है। अब ना चलो वो वाला टॉपिक खत्म हो गया। नौ मार्च 1948 शेख अब्दुल्ला ये कश्मीर की तरफ से इलेक्शन जीत गई। ठीक है। जब इलेक्शन जीते तो इनको ऑटोनॉमी चाहिए थी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि कुछ ज़्यादा पावर चाहिए इनको, और ये सेकुलरिज्म के फेवर में थे। ये प्रिंसिपल रूल के भी खिलाफ थे। जैसे हरि सिंह जब राजा थे, ये बोलते थे राजा वाजा नहीं होना चाहिए, बस डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। ठीक है। और ये पाकिस्तान को बिल्कुल अपोज करते थे, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो एक रिलीजन बेस्ड अपना सेटअप कर रहा था, तो वो एक एंटी सेकुलर करेक्टर बनते जा रहा था उस टाइम पे। तो इनको 1947 में कश्मीर का पीएम बनाया गया। ठीक है। 1974 में ये सीएम भी बने, और इनकी इंदिरा गांधी के साथ एक मीटिंग भी हुई, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो शेख अब्दुल्ला थे वो नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे, जो जिन्होंने कश्मीर को हरि सिंह के बाद ये वहाँ के लीडर बने थे। ठीक है। हरि सिंह से फ्री होने के बाद। तो अभी तक हमने कश्मीर का इशू ये समझा है कि जो रूट्स हैं वो कहाँ से आई, कि जो कश्मीर के जो राजा रूलर थे हरि सिंह, वो हिंदू रूलर थे। जब इनसे 47 में पूछा गया कि आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, तो ये इंडिया को पसंद नहीं कर रहे थे, इन्होंने साफ मना कर दिया। ठीक है। जो पाकिस्तान था उन्होंने तो बोला था कि हमें तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया चाहिए, इसलिए ये कश्मीर पाकिस्तान में आना चाहिए। और कश्मीर लोग इंडिया ना तो इंडियन बनना चाहते थे, ना ही पाकिस्तानी बनना चाहते थे, उनको कश्मीरी आइडेंटिटी ज़्यादा पसंद थी। ठीक है। और शेख अब्दुल्ला एक फोर्थ पर्सन थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर थे, और ये चाहते थे कि जो कश्मीर है ये राजा के टैक्स से हट जाए और सेकुलर स्टेट बने, ऑर्गेनाइजेशन बने एक, तो वहाँ पे वोटिंग वगैरह होनी चाहिए। तो 47 में क्या हुआ कि कश्मीर के ऊपर जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी कश्मीर के राजा ने। तो इंडिया ने बोला कि हम आपकी हेल्प इसलिए करेंगे कि अगर आप इंडिया को ज्वाइन करोगे। ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो टेम्परेरी साइन इन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, लेकिन प्लेबिसाइड सून होगा, वोटिंग डाली जाएगी, कश्मीरी लोग बताएंगे इंडिया के साथ रहना या नहीं रहना। 9 मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला क्या हुआ, वो इलेक्शन जीत गए उनको ऑटोनॉमी के साथ। वो चाहते थे कि अब कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, सेकुलरिज्म मिलना चाहिए। ठीक है। सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे। पीएम बने 47 में, सीएम बने 1974 में, इंदिरा गांधी के साथ इनकी मीटिंग हुई। ठीक है। ये अब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट क्या है। पहले एक्सटर्नल पे आते हैं। देखिए कश्मीर के कुछ रीज़न ऐसे हैं। इंडिया को ये लगता था कि जो पाकिस्तान है वो इलीगल तरीके से उस रीजन में अपना कंट्रोल रख के बैठा है, मतलब कि अपने बंदे छोड़ के बैठा है, जो बंदूकों के साथ उस एरिया में अपना अड्डा बना के बैठे हैं। ठीक है। इंडिया को लगता था कि ये एक लीगल प्रोसेस नहीं है। इंटरनल प्रोसेस ये है कि इंडिया को ये लगता था कि जब हमने जैसे यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है और यहाँ पे ये इंडिया बनते जा रहा है ना, तो ये वाला जो एरिया है ये तो इंडिया में ही आना चाहिए, ये पाकिस्तान को तो मैटर ही नहीं है। तो इसके लिए एक आर्टिकल 370, जब कांग्रेस की सरकार थी इस टाइम पे, तो एक आर्टिकल 370 लॉन्च किया गया, जिसमें क्या था कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। और इस स्पेशल स्टेटस में इनको इनका ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है कश्मीर में वो नहीं चलेगा, इनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। इनको इनका एक सेपरेट फ्लैग लॉन्च करवा दिया गया कि अपना फ्लैग अलग से रखेंगे। लेकिन ये जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन देना, अलग फ्लैग देना, तो ये इंडिया की यूनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। ठीक है। ये तो डायरेक्टली दिखा रहा है कि कभी भी किसी कंट्री में अगर दो फ्लैग होंगे तो वहाँ की यूनिटी के ऊपर ही डायरेक्ट ये सीधा अटैक होता है। ठीक है। और इन्होंने बोल दिया कि लॉ हम तभी अप्लाई करेंगे इंडियन लॉ कि अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्री होगी, और इंडियन लॉ को कश्मीर के लिए जो अप्लाई नहीं करवाया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि
जो आर्टिकल 370 है इसका जो रिएक्शन था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये इंडिया के फुल इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे स्टडी की थी, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये मिलना चाहिए 370, क्योंकि जो कश्मीरी रीजन को ऑटोनॉमी दी गई है वो इनफ नहीं है। हम लोगों ने बोला था कि प्लेबिसाइट जो वोटिंग करवाई जाएगी इंडिया के लिए रहना या नहीं रहना, उसको अच्छे से फुलफिल नहीं किया गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया को भी पसंद नहीं करते, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के फेवर में हैं, ठीक है। और जो ऑटोनॉमी कश्मीर को मिली है वो काफ़ी नहीं है, इनको और भी अच्छी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी। और जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट वो आनी चाहिए डेमोक्रेसी, ठीक है, जैसे बाकी स्टेट में है। तो लेकिन क्या हुआ, जब बीजेपी गवर्नमेंट 2019 में इन्होंने आके जो आर्टिकल 370 उसको रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर को इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी क्या होती है, जहाँ पे जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है प्रेसिडेंट की हेल्प के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टेट है जो कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट होती है इसको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलती है। जो यूनियन टेरिटरी होती है ये कंट्रोल बाय सेंटर होता है, यहाँ पे ऑटोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं होती। नाउ पॉलिटिक्स सिंस 1948। अब कश्मीर में इसके बाद क्या होना शुरू हुआ, 48 के बाद जो पीएम थे शेख अब्दुल्ला, इन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म बनाए, अच्छे अच्छे काम किए, जिसके साथ कॉमन लोगों को, कॉमन पीपल को बहुत सारे बेनिफिट मिलने शुरू हुए, ठीक है। लेकिन जो जब ये वहाँ पे फेमस होते जा रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने तरीके से काम करते आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चल रहे, तो इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक मैच बढ़ गया, इनकी आपस में टक्कर होगी कश्मीर इशू के रिगार्डिंग। तो 1953 में आफ्टर 5 ईयर क्या हुआ, जो कांग्रेस की सेंटर की सरकार थी उन्होंने इनकी गवर्नमेंट को, शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और इनको जेल में डाल दिया और इलेक्शन वगैरह करवाने शुरू कर दिए। वहाँ पे माल प्रैक्टिस, रैगिंग वगैरह, करप्शन से इलेक्शन करवाने शुरू कर दिए कि कांग्रेस का इन्फ्लुएंस कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वो बढ़ने के बाद जो एनसी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी की पार्टी, जो शेख अब्दुल्ला प्लस कांग्रेस अलायंस बन गई है, ठीक है। अब कांग्रेस का डायरेक्ट रूल बनेगा थोड़े टाइम बाद कश्मीर में जाके। लेकिन 74 में क्या होता है कि जो शेख अब्दुल्ला है इनकी इंदिरा गांधी के साथ एक ट्रीटी साइन होती है, आपस में समझौता हो जाता है, ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं। शेख अब्दुल्ला को जेल से फ्री करवा दिया जाता है। दोनों पार्टीज ऐसी हैं, ये वाले शेख अब्दुल्ला और जो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जिनके लीडर हैं, ठीक है, दोनों डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और बाद में जो शेख अब्दुल्ला को 1974 में सीएम बनवा दिया जाता है। 1977 में फिर से इलेक्शन होते हैं कश्मीर में। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है अब क्या होता है, वो हैवी मार्जिन के साथ जीत जाती है, क्योंकि लोगों को दोनों लोग पसंद थे, कांग्रेस भी पसंद थी और शेख अब्दुल्ला भी पसंद थे। नाउ आफ्टर 5 ईयर्स 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है, तो उनके बेटा, उनके सन आते हैं आगे फारूक अब्दुल्ला, जिनको नेक्स्ट सीएम बनाया जाता है, लेकिन बाद में कैंसिल, उनको डिसमिस कर दिया जाता है। 86 में फिर से इलेक्शन होंगे। जो अब क्या होगा, जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस पार्टी जो सेंटर में थी, इन दोनों का आपस में रीसेटलमेंट हो जाता है, अच्छे से समझौता चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी जगह पे, किसी स्टेट पे बहुत बड़ा रेवोल्ट होता है, लोग रेवोल्यूशन पे आते हैं, तो उसके बाद की सिचुएशन को बोलते हैं इंसर्जेंसी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक पीडीपी पार्टी हम आगे पढ़ेंगे, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी इस पेज के लास्ट में पढ़ेंगे। 1987 में जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, उस टाइम पे जो सीएम थे वो फारूक अब्दुल्ला थे, तो इनकी ये कांग्रेस के साथ अलायंस करके ये जीत जाते हैं। लेकिन जब ये जीतते हैं तो जो लोग हैं वो खुश नहीं है फारूक अब्दुल्ला से। उनको ये लगता है कि जब से 1980 का ईयर मतलब स्टार्ट होना शुरू हुआ है, तब से जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है। कश्मीरियों को ये लगता था कि अब यहाँ पे जो फारूक अब्दुल्ला वो काम कम कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है, गवर्नमेंट है, मतलब कि सेंटर की गवर्नमेंट है, वो उनकी डेमोक्रेसी को एक तो डोमिनेट कर रही है, और दूसरी बात उनको जो ऑटोनॉमी दे रखी थी, ग्रेटर पावर दे रखी थी, वो कश्मीरियों के बिहाफ पे नहीं मिल रही, वो कांग्रेस सरकार अपनी बेनिफिट के हिसाब से दे रही है। और उनका ये मानना था कि जितने भी इलेक्शन होते हैं जो कांग्रेस वो बार बार करप्शन के साथ ही जीत रही है।
तो 1989 में एक मिलिटेंट मूवमेंट होती है, ठीक है। मिलिटेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जब लोग सेपरेट की डिमांड रखते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हथियार वगैरह, ठीक है, सेपरेट होने के लिए। अब जब ये मूवमेंट होनी शुरू होती है तो पाकिस्तान है वो कश्मीरी ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी और मिलिट्री के साथ भी। तो रिजल्ट क्या होता है कि अब कश्मीर पे जो प्रेजेंट रूल है वो अप्लाई करवा दिया जाता है, स्टेट रूल से प्रेजेंट रूल। ये कब लगाते हैं, जब ये माना जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने में फेल हो रही है, तो उसके फेल होने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट रूल को अप्लाई करवा दिया जाता है कि अब राष्ट्रपति देखेंगे वहाँ पे हमने काम कैसे करना है। और इस वजह से जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको सेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो 1990 से वॉयलेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ने शुरू हो जाता। 96 में फिर से इलेक्शन होते हैं। अब जो फारूक अब्दुल्ला है वो फिर से जीतते हैं और वो रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड रखते हैं। उनको ये लगता है कि जो कश्मीरी एरिया है इसको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। लेकिन जो इंसर्जेंट है और वर्सेस आर्मी है ये क्या बोलते हैं, इनको लगता है कि जो फेयर इलेक्शन तो 2002 में हुए हैं जिसमें एनसी मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो हार जाती है। इसके हारने के बाद पीडीपी, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जीत जाती है। अब क्या हुआ, एनसी हार गई और पीडीपी पार्टी जो नई पार्टी है वो जीत गई। अब सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। देखिए अब 3 तरह की चॉइसेस आएंगी, 3 तरह के लोग बन जाएंगे। 1989 में लोगों के 3 स्टैंड आ गए। पहले लोग तो वो हैं जो बोलते हैं कि सेपरेट कश्मीरी नेशन की, हमको कश्मीर सेपरेट चाहिए, ना तो वो इंडिया में रहेंगे ना वो पाकिस्तान में रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट होकर रहेंगे इन दोनों स्टेट से। दूसरे लोग बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज करवा दो। कुछ कश्मीरी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज करवा दो, जो रिलीजन सेंटीमेंट के हिसाब से सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इंडिया को, कश्मीर को इंडिया में ज्वाइन करवाओ लेकिन विद ग्रेटर ऑटोनॉमी, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी अच्छे से मिले और उनकी जो बैकवर्डनेस है उनको दूर किया जाए। तो 3 तरह के लोग हो गए। पहले कौन हो, जिनको इंडिया पाकिस्तान दोनों नहीं चाहिए, या फिर जो दूसरे बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिला दो, तीसरे जो बोलते हैं कि इंडिया के साथ मिला दो बट विद ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो लोगों को लगता है कि अब तो बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े हैं वो होते जा रहे हैं, हमने इतनी सारी बातों को सॉर्ट आउट कर लिया, अब ये वाला मैटर भी हम अर्ज ऑफ पीस नेगोशिएशन के साथ ही ख़त्म कर देंगे। जो जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल सोसाइटी बना दी गई। तो जम्मू कश्मीर जो है वो एक एग्जांपल बना प्लूरल सोसाइटी की और पॉलिटिक्स की, ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट रूल भी रहा है और ऑटोनॉमी भी रही और स्टेट रूल भी वहाँ पे चलते आ रहे हैं। तो फिर भी यहाँ पे जो रिलीजन है, कल्चर है, लिंग्विस्टिक बेस पे जो एथनिक ट्राइबल डाइवर्सिटी है वो जम्मू कश्मीर में देखी जा सकती है। जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, जो लोग बोलते थे कि हमें सेपरेट होना है, इकट्ठे रहना है, उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए फिर ये मैटर का जो सोल्यूशन है वो निकाला गया, ठीक है। तो ये जितना भी था ये जम्मू कश्मीर इशू था सारा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पंजाब का। देखिए पंजाब की जो सोशल कंपोजिशन है तो 47 में तो पार्टीशन हुई है इंडिया की, ठीक है। जो पाकिस्तान है वहाँ पे लार्जर पंजाब चला गया, जो इंडिया उसको समुंदर पंजाब मिला था। तो 1966 में, वैसे तो जो 1950 में काफ़ी सारी स्टेट्स ऐसी थी जिनकी लिंग्विस्टिक लाइंस के हिसाब से डिवीज़न कर दी गई थी। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि लैंग्वेज के हिसाब से जो लोग जो लैंग्वेज को बोलते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके उनको वो स्टेट बना के दे दी, हैंड ओवर कर दी। लेकिन उस टाइम पे फिर भी हमारे लीडर्स को ये लग रहा था कि अगर हम हर जगह पे ऐसे ही कर देंगे तो वहाँ पे हर बंदा, हर स्टेट के लोग, जो हर लैंग्वेज के लोग हैं वो सेपरेट होने की डिमांड करेंगे, इसलिए एकदम पे सबको इकट्ठे नहीं, सेपरेट नहीं किया गया। तो इंडिया को सेपरेट, पंजाब को सेपरेट किया गया 1966 में। तो 66 में क्या हुआ, जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उनको पंजाब में बिठा दिया, जो हरियाणवी बोलने वाले लोग थे उनको हरियाणा स्टेट दे दी और कुछ को हिमाचल प्रदेश में भेज दिया जो हिंदी वाले थे, ठीक है। तो बेसिकली पंजाब में जो पंजाबी बोलते हैं बस उनको रखा जाएगा। तो क्या हुआ था, जो अकाली दल है जिनकी फाउंडेशन 1920 में हुई थी, ये बोलते थे शुरू से कि हमें पंजाबी सूबा बना के दो। पंजाबी सूबा का मतलब क्या होता है कि जो लोग पंजाबी बोलते हैं बस उनको एक जगह इकट्ठे कर दो, ठीक है, उनके लिए सेपरेट पंजाब बना दो। तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकाली दल का क्या हुआ, पॉलिटिक्स में कैसे है। देखिए अकाली दल क्या हुआ कि 1967 में जब ये जीते, लेकिन 1977 में भी ये जीते, लेकिन ये कभी भी मेजोरिटी के साथ नहीं जीते, दोनों टाइम पे इनको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो इनका मानना ये था कि 66 में अब तो हमें सेपरेट पंजाब भी मिल गया, ठीक है,
अगर 1966 में अगर सेपरेट पंजाबी मिल गया फिर भी ये लोग मेजोरिटी इनको क्यों नहीं मिल पा रही, तो ये क्वेश्चन था या ये हमें भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले क्या होता था कि जो अकाली दल की गवर्नमेंट है उसको सेंटर कई बार डिसमिस कर चुकी थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो पंजाब के हिंदू थे, पंजाबी हिंदू थे, पंजाबी एरिया में रहने वाले हिंदू थे, वो अकाली दल पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और क्योंकि उनको ये लगता था कि जो अकाली दल पार्टी है ये ज़्यादातर सिखों के से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट उठाती है, मुद्दे उठाती है, रूल बनाती है, तो इनको लगता था कि ये हमको इग्नोर कर रहे हैं। तो हिंदू सिख जो है, पंजाबी सिख जो है वो इनको ज़्यादा, सॉरी पंजाबी हिंदू जो हैं वो अकाली दल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट उसके बाद जो सिख है ये इंटरनली डिवाइड हो रखे हैं आगे आगे। तो सिखों में आगे कास्ट और क्लास बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके विचार एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। तो अब क्या हुआ, तो इन्होंने, इनका मानना ये था कि अब 1966 में जब मेजोरिटी वाला पंजाब मिल गया फिर भी इलेक्शन नहीं मिल रही, तो इन लोगों ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन एक्ट पास किया आनंदपुर साहब में, ठीक है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में। उस टाइम पे इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी। एक तो इन्होंने मतलब कि आपस में बैठ के पहले इस प्रॉब्लम को पकड़ा कि हमें मेजोरिटी वोट कैसे मिलेगी, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट उठाए गए जिसमें ये था कि जो पंजाब है इसको थोड़ी सी रीजनल ऑटोनॉमी सेपरेट कैसे मिलनी चाहिए। दूसरा, जो इनका सेंटर के साथ रिलेशन है उसको रीस्टेट किया, ठीक है, उसको फिर से डिफाइन किया कि जो फेडरल गवर्नमेंट इंडिया फॉलो करती है उसको बनाने के लिए स्टेट और सेंटर में कैसा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये बोल रहे थे जो एस्पिरेशन ऑफ सिख कौम, इनका मानना ये था कि हमें या तो कि सेपरेट कम्युनिटी, सेपरेट नेशन बना के दे दो जिसमें सिख लोग हों, इनका जो जैसे है ना एक कॉन्सेप्ट खालिस्तान, खालिस्तान मतलब प्योर, एक प्योर प्लेस इनके लिए सेपरेट बना दो जहाँ पे ये लोग अपने हिसाब से अपने रूल रेगुलेशन बनाएंगे, नहीं फिर पंजाब में ही इनको जो इस चीज़ की परमिशन है वो दी जाए। तो 1970 में क्या हुआ था, अकाली दल की ये जो डिमांड है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की, इन्होंने उस टाइम पे डिमांड करनी शुरू कर दी थी, लेकिन ये ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं थी। फिर इन्होंने अपना जो एक गोल है बोलबाला ऑफ सिख, ठीक है, उसको डिक्लेयर किया। बोलबाला ऑफ सिख का मतलब क्या होता है कि जो सिखों जैसे डोमिनेंस ऑफ सिख है कि वो कहाँ पे हराश हो रहे हैं या उनको क्या चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने उन चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया। तो ये जितनी भी डिमांड थी इनका रिजल्ट ये निकल के आ रहा था कि हमें सेपरेट सिख नेशन बना दो सबसे बेहतर है, लेकिन इनकी जो सपोर्ट है, मतलब कि जो डिमांड्स हैं इनको पंजाब में भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली और अकाली दल की जो गवर्नमेंट है 1980 में सेंट्रल ने डिसमिस कर दी, ठीक है। आगे क्या होगा, अब देखिए पहले डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट डिमांड, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड होती थी। जो मॉडरेट लोग वो होते हैं जो बातों के साथ ही डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो बातें करते हैं वेपन के साथ, ठीक है। अब 80 से पहले क्या हो रहा था कि जितने भी ये सिख लीडर थे ये लगभग सारे मॉडरेट वाले होते थे, ठीक है। अब एंट्री होती है जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो कट्टर है, जो हथियारों के साथ ही बात करते हैं, तो इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। अब जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो डिमांड करने लगी खालिस्तान की, बल्कि एडवोकेटिंग सक्सेशन, सक्सेशन बल्कि सेपरेट होने के लिए कि हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, हमें सेपरेट किया जाए। देखिए अब क्या है कि दो लोगों की स्टोरी है। एक तो है मास्टर तारा सिंह, जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, और जो सिखों के जो लीडर थे वो थे मास्टर तारा सिंह, ठीक है। ये अर्ली लीडर ऑफ एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लीडर रहे हैं, ये लीडर ऑफ अकाली मूवमेंट रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी थे। और ये बोलते थे कांग्रेस के एंगेस्ट इसलिए थे, इनका मानना ये था कि 47 में जो कांग्रेस की सरकार है वो मुस्लिम से बात कर रही है लेकिन सिखों से बात नहीं कर रही सेपरेट होने के लिए। जब इनको बिठाया गया इनको भी बोला, ये भी चाहते थे कि हमको एक सेपरेट नेशन खालिस्तान मिले, तो लेकिन इनको कन्विंस कर दिया गया कि सेपरेट क्यों होना, इकट्ठे ही रहते हैं, इकट्ठे रहने के लिए इनको बोल दिया जो हिंदू सिख हैं वो तो 9 मास का रिश्ता, कभी सेपरेट नहीं हो सकते। इस इन बातों से इनको अपने साथ ही मिला लिया गया बाद में, और ये सीनियर एडवोकेट भी थे। दूसरे हैं संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये भी एक रिलीजियस लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे। 1960s में ये अकाली दल के लीडर रहे हैं, 1980 में अकाली दल के प्रेसिडेंट बनेंगे। इनका एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था राजीव गांधी के साथ जो पीएम थे, ठीक है, जो वो एग्रीमेंट में अकाली दल की जो डिमांड है उनको फुलफिल करने का प्रॉमिस था, लेकिन वो सारी अभी तक भी फुलफिल नहीं हो पाई।
और उसके बाद क्या होता है कि 84 के नियर अबाउट जाके जो इनका असैसिनेट कर दिया जाता है किसी अननोन पर्सन के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है साइकिल ऑफ वायलेंस। इसमें क्या था, देखिए अभी तक हमने पंजाब का टॉपिक पढ़ा क्या है। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि जो हमारा अभी करंट पंजाब है ये 1966 में बना है। इसमें से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये सेपरेट करके बनाए गए थे। पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोग और बाकी दोनों में हिंदी बोलने वाले लोग जो। फिर आगे जो अकाली दल है जिसका फाउंडेशन 1920 में हुआ था, ये डिमांड रखते थे कि पंजाब को पंजाबी सूबा बनाया जाए, इसीलिए 66 में इस पंजाब को सेपरेट कर दिया गया था। अकाली दल वो 77 में अभी भी मेजोरिटी के साथ नहीं जीत पा रही थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ रही थी। इसका रीज़न क्या था कि जो पंजाबी हिंदू हैं वो अकाली दल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो सिख हैं वो अंदर से वैसे डिवाइड हो रखे हैं कास्ट एंड क्लास में। और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में हमने पढ़ा था 1973 में, ये जो अकाली दल है इन्होंने एक अपनी मीटिंग रखी जिसमें इन्होंने अपने रीजनल ऑटोनॉमी के बारे में बातें की, फेडरल गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए लोगों को समझाया, इसके बारे में बात की। और इन्होंने बोला कि हमें एक सेपरेट जो नेशन है वो बना लो तो वो बेटर है। तो लेकिन बदले में क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अकाली गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। अब एंट्री होती है एक्सट्रीमिस्ट लोगों के। एक्सट्रीमिस्ट लोग वो होते हैं जो हथियारों से ज़्यादा बात करते हैं, वेपन से बात करते हैं। इनकी एंट्री से पहले हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा था कि मास्टर तारा सिंह, जब 47 में जब देश की डिवीज़न होनी थी तो 3 लोग थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एक थे नेहरू जी, एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरे थे मास्टर तारा सिंह। ये अर्ली लीडर थे एसजीपीसी के, मतलब रिलीजियस लीडर थे, अकाली मूवमेंट के भी लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, सीनियर एडवोकेट थे। दूसरा हमने पढ़ा था संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी के बारे में, जो पॉलिटिकल लीडर थे, सिख रिलीजियस लीडर थे। 1960s में अकाली लीडर रहे हैं, 80 में प्रेसिडेंट रहे हैं। और इन्होंने क्या एग्रीमेंट साइन किया था राजीव गांधी के साथ, जो कि फुलफिल नहीं हो पाया बाद में। फिर कुछ टाइम बाद इनको असैसिनेट, इनका मर्डर हो जाता है किसी अननोन पर्सन से। ठीक है, अब क्या होगा, जो साइकिल ऑफ वायलेंस है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब इसमें क्या होगा, आर्म्ड इंसर्जेंसी, मतलब कि हथियारों के साथ जो पंजाब में अब थोड़ा माहौल है ख़राब होना शुरू होगा। वो कैसे होगा वो पढ़ते हैं। देखिए ये फिलहाल जितना जो भी कॉन्सेप्ट है ये सारा बुक में से उठाया गया है, कुछ भी अपनी तरफ से एडेड नहीं है। ठीक है, कि अकाली मूवमेंट वो क्या था, वो बोल रहे थे कि हमें पंजाब में ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, देखिए इनका मानना ये था कि पंजाब में जो जब देश में करप्शन है तो हम इस ऐसे देश का हिस्सा नहीं रहना चाहते जिसमें करप्शन पे कम बात होती है, तो इसलिए सेपरेट होकर रहना चाहते थे। इनको लगता था कि जहाँ पे हम हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इनिशियल डेज में तो मॉडरेट अकाली ही बात करते थे, लेकिन बाद में एक्सट्रीमिस्ट आना शुरू हो गया तो उन्होंने वेपन उठाने शुरू कर दिए रेवोल्ट करने के लिए। तो क्या हुआ, उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। यहाँ पे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे वो सारे गोल्डन टेम्पल में जाके बैठ जाते थे और वहाँ पे वो अपना हेडक्वार्टर बनाते थे जहाँ पे उनके हथियार वगैरह जमा हो रखे होते थे अमृतसर में। ठीक है, तो अब ये एक रिलीजियस टॉपिक बनते जा रहा है तो गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इनको ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया, जो जून 1984 में लॉन्च किया गया। इसका कोड नेम रखा गया था, देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार ये क्या था, एक आर्मी एक्शन था जिसका कोड नेम रखा गया था, जो गोल्डन टेम्पल के लिए बनाया गया था। इस ऑपरेशन का जो थीम था दैट वाज के जितने भी मिलिटेंट हैं उन सबको बाहर निकालना है, अरेस्ट करना है या मारना है। ठीक है, कुछ भी मतलब कि इस हिसाब से करना है। तो अब क्या हुआ, जो फौज होती है, देखिए जब पुलिस है तो उसको जितने भी काम है अपने कानून के अंदर रह के करने होते हैं, लेकिन जो आर्मी होती है उसको बस ऑर्डर चाहिए होता है, वो किसी को आंसरेबल नहीं होते, उनको फाइनली अपना टारगेट अचीव करना होता है, वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। तो उन्होंने बड़े बुरे तरीके से इस दिन गोल्डन टेम्पल को जो है वो डैमेज कर दिया। और ये डैमेज करने के बाद जो सिख सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट हुए। लोगों को लगा कि हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको हिट किया है, इनके हिसाब से बिल्कुल भी सही एक्टिविटी नहीं थी। और बाकी और रास्ते निकाले जा सकते थे, लेकिन गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको एक्शन मतलब कि इस हिसाब से अटैक करना सही नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से जो सिख सेंटीमेंट अब हर्ट हुए हैं। अब क्या हुआ, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट वो होते हैं जो देश से सेपरेट रहना चाहते हैं, सक्सेशनिस्ट बोलते हैं इनको, वो अलग होना चाहते थे। अब ये जितना इस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने सारा ऑर्डर दिया था। तो क्या होता है
कि जो पीएम इंदिरा गांधी है उसका असैसिनेशन हो जाता है 31 अक्टूबर 1984 को। ये जो उसका असैसिनेशन होता है उसी की रेजिडेंट के बाहर होता है, उस टाइम इसका मर्डर कर दिया जाता है। पीएम की जो बॉडीगार्ड है, जो इन्होंने सिख बॉडीगार्ड रखे थे, उनको लगता है कि हम बदला ले सकते हैं कि जिन्होंने हमारे जो गुरुद्वारा साहब के ऊपर अटैक किया तो हम भी ऐसे ही बदला लेंगे। तो वो उनको शूट कर देते हैं और लगता है कि अब हमने ब्लू स्टार का जो है रिवेंज लेना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, वायलेंस होना शुरू हो गया सिखों के खिलाफ, और ये कई हफ्ते तक चलता रहा एंटी सिख वायलेंस। मतलब कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जैसे दिल्ली में 2000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। और जो गवर्नमेंट है ये इसने बहुत लंबा टाइम लिया कि ये सिचुएशन नॉर्मल बने। कुछ बुक्स में ये भी मेंशन है, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो लोग सिखों को मार रहे हैं उनको किसी चीज़ का, किसी सरकार का, कानून का कोई डर नहीं है, या उनको पीछे से सपोर्ट मिल रखी है कि आप बोल के जो मर्जी करो, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये सिखों के लिए काफ़ी हार्ड टाइम था, काफ़ी बुरा टाइम था। जो वायलेंस मेकर थे उनको अभी तक भी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी गई। कानपुर बुकराओ जो इंडिया में एक शहर है, स्टील सिटी बोलते हैं बुकराओ को, स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। कानपुर बुकराओ पंजाब चौस ऐसी जगह में भी बहुत सारे लोगों के जो वो मर्डर वगैरह कर दिए गए। अब बाद में इस सीन के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन रखी हैं, जो पुलिस की तरफ से भी जो अपनी पर्सनल दुश्मनी थी लोगों के हिसाब से, जो लोगों को बस आइडेंटिफाई करके कि अगर ये सिख लोग हैं उनके उनको भी शूट किया गया। काफ़ी सारे मतलब उस टाइम पे जो सिचुएशन है वो ख़राब बनते चल जा रही थी। तो लेकिन अब रोड टू पीस, शांति कैसे होगी, जो मुरुड अकाली दल है इनके जो लीडर थे दैट वाज, तो 1984 में जो इंदिरा गांधी के बाद जो पीएम बने वो राजीव गांधी थे। अब क्या होता है, इन दोनों में की मीटिंग होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लोंगोवाल अकॉर्ड प्लस राजीव गांधी। इनमें कुछ डायलॉग, कुछ बातें पेपर ट्रीटी साइन की गई जिसको पंजाब अकॉर्ड बोलते हैं। और इसका मतलब क्या था कि पंजाब, दोनों का थीम ये था कि अब हम पंजाब में जो नॉर्मल सिचुएशन बनाना चाहते हैं हम उनको कैसे बनाएंगे। दोनों इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो कुछ कंडीशन एंड टर्म्स रखेगी हिस्ट्रिटी के लिए, जैसे कि जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, यहाँ पे चंडीगढ़ आएगा। ये गलत हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ना था जो चंडीगढ़ है, ठीक है। इसमें बोला गया था कि जो चंडीगढ़ है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा पंजाब को। और जो भी ये डिस्प्यूट हुआ है पंजाब और हरियाणा का, पंजाब और हरियाणा का बाउंड्रीज़ के लिए कुछ डिस्प्यूट चलते आ रहा अभी तक जो क्लियर नहीं है। तो ये बोला गया कि एक सेपरेट कमीशन बनाएंगे जो कि इनके इशू को, बाउंड्रीज़ के इशू को सॉल्व करेगा। और जो रावी ब्यास का जो वाटर की ट्रीटी है उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान में ये पानी जाता है, इसको कैसे, किस हिसाब से, किस पुल के हिसाब से यूज़ करना है। और जितने भी, जब पंजाब में मिलिटेंट चल रहा था, मतलब कि सिखों को जब नुकसान दिया जा रहा था, जो जिनके घर में डेथ हुई है या जो फैमिलीज ने सफ़र किया है उनको बेटर ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कंपनसेशन दी जाएगी। ये सारा कुछ जो राजीव गांधी हैं ये लोंगोवाल के साथ प्रॉमिस करके जा रहे थे, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि जो हम एक पंजाब में स्पेशल रूल बनाया गया था, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको वापस लिया जा रहा है पंजाब में, अब ये और ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। तो मतलब कि अब ये सारा सीन क्या था कि हम पंजाब को नॉर्मल करना चाहते हैं। इसके लिए दो लोग बैठे थे, एक थे राजीव गांधी और दूसरे थे लोंगोवाल। दोनों का थीम यही था कि पंजाब में जो कंडीशन है वापस से नॉर्मल बने। इसमें ये बोला गया कि चंडीगढ़ पंजाब को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और जो पंजाब और हरियाणा की बाउंड्रीज़ का सीन है उसके लिए सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा। जो रावी ब्यास के वाटर के डिस्प्यूट है उनको सॉल्व किया जाएगा। और जो भी पंजाबी सिख वगैरह जो दंगों में जो हराश हुए हैं, परेशान हुए हैं, इफेक्टेड हुए हैं, उन सबको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो अब फिर भी कुछ अनस्टेबल सिचुएशन रही पंजाब में, कहीं कहीं पे ऐसे चलता रहा कि मिलिट्री और काउंटर इंसर्जेंसी कंटिन्यूड, ये चलता रहा आपस में दोनों लोगों का। कुछ एक्सेस कंट्रोल बाय पुलिस, तो किसी जगह पे जैसे मैंने पहले बताया था कि पुलिस के पास कंट्रोल था, तो उन्होंने अभी भी सिख लोगों को परेशान करना शुरू करके रखा। जैसे कुछ लोग ऐसे जिनकी आपस में कुछ पर्सनल दुश्मनी है,
तो नेम वो देके उनको साथ में फंसाते थे कि ये लोग शायद बीच में इन्वॉल्व होंगे। तो जो ह्यूमन राइट है इसका वॉयलेशन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। अब इसके बाद जो अकाली दल है उसमें फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इतनी बड़ी अकाली पार्टी है तो अब इसमें फ्रेगमेंट्स आएंगी, मतलब कि अलग अलग पार्ट बनने शुरू हो गए। ठीक है, ये सारे लोग अलग अलग होने शुरू हो गए। तो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया पंजाब में। ये लगाने के बाद जो नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस है और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसको सस्पेंड कर दिया जाता है प्रेजेंट रूल में। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो सस्पिशियस एंड वायलेंस का बन के रहा पंजाब में। 1992 में जब इलेक्शन होने थे तो क्या हुआ, सिर्फ 20% लोगों ने ही वोट डालने, वो लोग डालेंगे, क्योंकि हर एक बंदे को थ्रेट था कि अगर हम बाहर जाएंगे या कहीं पे इकट्ठे होंगे वहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ परेशानी मिलेगी, उनको लोगों को हराश किया जाएगा। तो पीस आएगा मिड 1990s में। क्या हुआ, 1997 में जो अकाली दल है, जो प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी ये दोनों मिलके एक अपनी सरकार बनाते हैं। तो ये पहला नॉर्मल इलेक्शन था जो मिलिटेंसी एरिया के बाद था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब इसके बाद जो पंजाब में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें होनी शुरू हुई, सोशल चेंज आना शुरू हुआ, जो पॉलिटिक्स है वो सेकुलर लाइंस में होने शुरू हो गई। तो फाइनली पंजाब में शांति बननी शुरू होगी। नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा मैप की हेल्प से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि हमारे पास जो 7 स्टेट्स हैं इसको ना हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, उनके नेम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। सबसे ऊपर तो आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, वेरी फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास नागालैंड, वो ये रहा हमारे पास। थर्ड वन है हमारे पास मणिपुर, वो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ वन इज मिजोरम। तो ये एक लाइन में आ गए चारों स्टेट्स। इनके बाद आगे फिफ्थ पे आएगा असम, तो ये रहा। ठीक है, और ये असम चलने के बाद इसके साथ यहाँ पे ये बैठा है 6 नंबर पे मेघालय, और जो 7th पे है दैट इज त्रिपुरा, वो ये रहा लास्ट में। अब इनको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, इनकी नेम लर्न रखने हमने, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार और सॉरी म्यांमार नहीं है, ये तो अलग गलत हो गया, फिर से बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हमारे पास आता है नागालैंड, फिर हमारे पास आता है मणिपुर, फिर आता है हमारे पास मिजोरम। 4 ये होगी, और यहाँ पे 3 इकट्ठे हैं, ये असम है, इसके नीचे मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा। इनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। और ये जो हमारे देश की पॉपुलेशन है इनके पास 4% पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं। 1980s में यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिले थे। इसको इंडिया का गेटवे भी बोला जाता है टू साउथ ईस्ट। ठीक है, वो कैसे बोला जाता है वो भी हम यहीं से थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करके देखते हैं समझने की। अभी यहाँ से ना ये जो बांग्लादेश है यहाँ से बड़ा एक छोटा सा एक कॉरिडोर है, देखो जैसे ये बिहार वगैरह ही चलना शुरू हो रहा है, तो यहाँ से ये जो एक कॉरिडोर है ये इसको 22 किलोमीटर का है जो इसको मेघालय के साथ जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपस में जुड़ना करना शुरू होते हैं। तो इन ये जो 7 सिस्टर्स है इनकी जो बाउंड्री है, नीचे बांग्लादेश है, यहाँ पे ऊपर चाइना पड़ा है। ठीक है, तो ये दूसरे देशों से काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई हैं और थोड़ा दिक्कत में है। चलिए अब चलते हैं वापस नॉर्थ पे। ये हमने देख लिया कि ये लैंडलॉक इकोनॉमी है। क्या होता है कि इसको ना डेवलपमेंट टर्म में निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है और ऊपर तक जाना, जो भी हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट वैसे भी काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे जो है वो एक ह्यूज पुश चाहिए होता है। ठीक है, और ये एक इंसुलेटेड पॉलिटिक्स यहाँ पे ये फील करते हैं अपने आप को। इसका जो सोशल करेक्टर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उनकी लैंग्वेज कल्चर काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से। और ये जैसे हमने यहाँ से पढ़ी ले लैंडलॉक इकोनॉमी, इस वजह से काफ़ी बैकवर्ड भी है ये। और ये इसको जो डिमांड्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और इंटरनेशनल इश्यूज जो है इनके वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुके हैं, और इनके जो वीक कम्युनिकेशन ये दूसरे, ना तो हमारे लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं ना ये लोग वहाँ तक कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि ये है ही बहुत ऊंचाई पे। और यहाँ पे मतलब कि इनके इश्यूज जो है वो उनकी तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, इनका ये मानना है। अब ये कुछ वो वर्ड है जो बार बार इस वीडियो में यूज़ होंगी। एक तो ऑटोनॉमी क्या होता है, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, जब लोग मतलब कि ग्रेटर पावर मांगते हैं कि हम अपने लिए खुद डिसीजन लेंगे, हमें दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ज़्यादा नहीं रहना,
तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। सक्सेशन का मतलब होता है जब लोग सेपरेट नेशन की डिमांड करते हैं कि हमें एक सेपरेट नेशन डिक्लेयर कर दो। आउटसाइडर होता है जब लोग दूसरी जगह से आपके शहर में, आपके देश में माइग्रेट होकर आते हैं, उनको बोला जाता है आउटसाइडर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे EIT जो कि फुल फॉर्म की ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, APHLC की आगे ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस स्टेट्स। तो क्या था 47 से पहले जो नॉर्थ ईस्ट है, जो असम का मैप था हमारे पास, उसमें क्या था कि अगर ये पूरा असम है तो वहाँ पे 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे प्रिंसली स्टेट थी, बाकी पूरे का पूरा असम के अंडर था एरिया, ठीक है। तो जब इंडिया को ज्वाइन करने की बात आई थी 47 में, तो वो जो तीनों प्रिंसली स्टेट्स थे जो थे खासी, त्रिपुरा, मणिपुरा, खासी को मेघालय बोलते हैं, तो ये तीनों तो इंडिया को पहले ही ज्वाइन कर गई थी, ठीक है, 47 में। अब असम का ये मान लो अगर ये हमारे पास असम है, इसके 3 एरिया ज्वाइन कर गई, ठीक है, तो बाकी का एरिया वो भी इंडिया के अंदर ही आ गया। तो इनको क्या लगता था कि ये इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले जो 63 में नागालैंड को सेपरेट किया गया असम से, असम का एक पीस बना दिया गया जिसमें से नागालैंड को सेपरेट कर दिया गया, 63 में इसको स्टेट बना दिया। फिर जो 72 में जो खासी, त्रिपुरा और मणिपुरा, और जब ये तीनों ना, जब ये प्रिंसेस स्टेट थी तब इनको पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन तो 72 में आके इनको स्टेट डिक्लेयर कर दिया, यूनियन टेरिटरी से हटा के इनको भी स्टेट ही बना दिया। तो 87 में क्या हुआ तो जो अरुणाचल प्रदेश है और जो मिजोरम है, इन दोनों को मिला के एक स्टेट बना दिया गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल और रीऑर्गेनाइजेशन सिंस 1947, उसके हिसाब से बनाया गया था। नेक्स्ट अब डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ये असम में कैसे मतलब कि काम कर रही थी। वहाँ पे क्या था, जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड अभी भी चलती आ रही थी, जो भी मतलब कि डिमांड फॉर नॉन असमीज, जो लोग असमीज अपने आप को नहीं मानते, उनके लिए उनकी क्या डिमांड थी, ठीक है। एक तो पॉलिटिकल, वो बोलते थे कि हमें भी पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए सेपरेट से। दूसरी बात, उनको उनका मानना ये था कि जो असमी लैंग्वेज है वो हमारे ऊपर इम्पोज की जा रही है, हमें वो नहीं चाहिए, ये कल्चर, ये लैंग्वेज वगैरह। और इसके लिए लोगों ने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी किए थे। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो भी सेपरेट होना चाहती थी असम से। अब जैसे कि EIT जो कि APHLC की फुल फॉर्म हमने पहले ही कर ली, ये लोग चाहते थे कि जो असम में से काफ़ी सारी स्टेट्स बनाई जाए। अब त्रिपुरा, मणिपुरा तो पहले से सेपरेट कर दी, पहले यूनियन टेरिटरी थी, फिर इनकी बातें मान के तो स्टेट बना दिया गया। अब इनको और भी ऑटोनॉमी चाहिए। तो 1972 में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कंप्लीट होगी 1972 में, तो इसका मतलब असम में अभी भी जो ऑटोनॉमी की डिमांड है वो ख़त्म नहीं हुई। तो एग्जांपल है, जैसे कि असम में क्या है कि कुछ कल्चर के लोग हैं, जैसे कि बुद्धाज है, कार्बीज है या दिमासीज है, ठीक है। ये अभी भी असम में से बहुत छोटी छोटी स्टेट्स हैं। तो ये जैसे इतना बड़ा असम में तो इतनी छोटी छोटी स्टेट है, इनको चाहिए, इनको लगता था इतनी छोटी छोटी स्टेट होगी, इनको लगता था कि हमें भी अब सेपरेट जो स्टेट है वो मिलनी करनी चाहिए, हमें भी एक स्टेट में डिक्लेयर कर दो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी, ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक स्टेट में से, ठीक है, एक ही स्टेट में से अगर हर कोई बंदा आएगा, ऐसे तो कल डिवीज़न करते 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 फिर एक गली मोहल्ले तक आ जाएगी कि सबको सेपरेट करो, है ना। तो एक स्टेट में से इतनी स्मॉल स्मॉल स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं है, ये वापस यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो सोल्यूशन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो बोडोस थे उनको ऑटोनोमस काउंसिल दे दिया गया, जो कार्बिस और दिमासिस थे इनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया गया, ठीक है, इनको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब सक्सेशन ऑफ मूवमेंट क्या थे, देखिए जो सक्सेशन मूवमेंट में क्या होता है कि अगर ऑटोनोमी है, ऑटोनोमी का मतलब होता है कि वो लोगों की डिमांड ये है कि हम इंडिया के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाना चाहते, बस हमें यहाँ पे ज़्यादा पावर दे दो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी आसान होती है, इनको थोड़ी पावर दे के खुश किया जा सकता है। लेकिन जो सक्सेशन होता है ये डिफरेंट है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें इंडिया से बाहर जाना है और पावर भी ज़्यादा चाहिए। पहले तो इनको पकड़ के अंदर लाना पड़ता है, फिर इनको पावर देनी पड़ती है, इनको खुश रखना पड़ता है, तो इसको इसके साथ डील करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेशनिस्ट मूवमेंट इन मिज़ोरम, ठीक है। पहले हम वेरी फर्स्ट मिज़ोरम में पढ़ेंगे। अब क्या था कि जो 47 के बाद जो एक मिज़ो हिल एरिया था, जो असम की एक डिस्ट्रिक्ट है, कुछ मिज़ोरम का मानना, उन लोगों का मानना ये था कि जो ब्रिटिश है वो कभी भी हमारे इस एरिया में राज करने नहीं आए। जब उन लोगों ने यहाँ पे हमें कंट्रोल ही नहीं किया, तो ब्रिटिश के जाने के बाद हम लोग इंडिया के अंडर कैसे आएंगे, ठीक है। तो हम तो वैसे ही सेपरेट है। बाकी फिर क्या चलता आ रहा था कि एक ग्रेट फेमाइन हुआ था 1959 में,
वहाँ पे सारी फसलें फेल हो गई थी। फसलें फेल होने के बावजूद वहाँ पे एक बहुत तगड़ा फेमाइन आया था। वो फेमाइन आने के बाद जो असम की गवर्नमेंट था वो इसको सॉल्व नहीं कर पाई, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। तो 1959 में कि मिज़ो नेशनल फ्रंट पार्टी की फॉर्मेशन हुई। ये इनके जो लीडर थे दैट वाज लालडेंगा, ठीक है। उनके लीडरशिप में एक एमएनएफ मतलब कि मिज़ो नेशनल फ्रंट पार्टी बनी। 1966 में जो एमएनएफ पार्टी है इसने एक आर्म्ड कैंपेन की इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब कि हथियार उठाए और बोला कि हमें सेपरेट करो नहीं तो हम लोग हथियार चलाएंगे। तो जो मिज़ो इंसर्जेंसीज है और इंडियन आर्मी, इन दोनों का आपस में आमना सामना हो गया। इन दोनों का आमना सामना होने का मतलब है इन दोनों के बीच में गोरीला वार हुई, बड़ी भयंकर वार हुई। जो ईस्ट पाकिस्तान ने इन लोगों को सपोर्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको ये लग रहा था इंडिया भी कभी कभार ऐसे करता है कि अगर अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो लड़ाई को तेज़ करने के लिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट, वो इन्होंने क्या किया, इनको हेल्प करनी वगैरह शुरू कर दी। अब लेकिन इनके आपसी स्पोर्टिंग में, मसालों में जो पिस रहे थे वो कॉमन पीपल पिस रहे थे, ठीक है। जो अब इसके लिए एक नेचुरिटी एंड द पीस एग्रीमेंट साइन किया गया 1986 में। तो राजीव गांधी जी आए, वो लालडेंगा के साथ एक कप चाय पे बैठे और आपस में मीटिंग की, कुछ समझौते की। उसमें साइन किया गया कि मिजोरम को एक फुल स्टेट डिक्लेयर करेंगे 1987 में और ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, ठीक है। और जो एमएनएफ है अब, लेकिन एमएनएफ पार्टी अब वापस कभी भी सक्सेशन की बात नहीं करेगी, ठीक है। और जो लालडेंगा को सीएम बनाया जाएगा, बहुत खुश हो गए और लिटरेचर डेवलपमेंट के ऊपर खास ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो मिजोरम का कॉन्सेप्ट था वो इतना था। अब दूसरा हम बात करते हैं नागालैंड की। देखिए दूसरा सक्सेशन जो नागालैंड में था 1951 में, जो नागा के लोग थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और वो उसी टाइम पे बोल रहे थे कि हम लोग तो अब इंडिया का पार्ट नहीं है। तो अब जो लीडर थे इनके अंगामी जेफू फिजो, ठीक है, ये इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी पार्टी बनाई थी और कुछ वायलेंट इंसर्जेंसी इन्होंने बोला कि, तो ये एक वायलेंट इंसर्जेंसी करते हैं मतलब कि इंडिपेंडेंस के लिए। इनको लगता है कि हमें कुछ वायलेंस क्रिएट करना चाहिए और ये करते भी हैं कि इनकी आवाज़ जो है इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंच सके। और ये स्ट्रगल कर रहे थे सवर्निटी के लिए, मतलब कि अपने आप को सेपरेट दिखाने के लिए, इंडिपेंडेंस शो करने के लिए। लेकिन तो फिर क्या होता है, ये सारी के बाद इनकी जो बातें हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती हैं और वो राजीव गांधी के, सॉरी, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो जो एग्रीमेंट होता है उसको सारे नागालैंड के रीजन के लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते और वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि फाइनल रेजोल्यूशन क्या निकल के आएगा। दूसरा थर्ड टॉपिक है मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर के अगेंस्ट क्या मूवमेंट है, देखिए क्या था। लोग आउटसाइडर से क्यों परेशान हो जाते हैं, इनको ये लगता है कि अगर हमारा ये एक घर है, ठीक है, इस घर में हम लोग इतने से लोग रह रहे हैं तो इतनी स्पेस यूज़ होगी ना, तो इतने रिसोर्स लगेंगे, ये तो हम फ्यूचर के लिए हमेशा सेव करके रखेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आके रह जाए तो फ्यूचर में कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि जब आउटसाइडर आके हमारे एरिया में रहते हैं तो हमारे रिसोर्सेज जो पहले से कम है वो और भी कम हो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट नहीं लोगों को जनरेट हो पाती और जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के आपस में शेयर हो जाती है। अब जैसे कि आप देखिए, अगर एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो इनकी 10 वोट ही डलेंगी। अब इनके पड़ोस में अगर कोई दूसरे लोग 30 लोग आके बैठेंगे तो इनकी 30 वोट होगी। तो ये अपने हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पावर, अपनी कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ये लोग जो माइनॉरिटी में देखने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इनके ऐसे ही चलते रहते थे, ठीक है। जो असम मूवमेंट है वो 1979 से लेके 85 तक चला है। उसमें क्या था, इनका मानना ये था कि बहुत सारे जो इलीगल बांग्लादेश से बंगाली मुस्लिम हैं वो असम में आ गए हैं, ठीक है। इनकी गिनती है जो लगभग 80 मिलियन के आसपास थी, ठीक है, सॉरी 8 मिलियन के आसपास थी। तो इनका मानना ये था, तो ये बोलते थे कि अब जब ये लोग सारे असम में आके बैठे हैं तो इनकी गिनती इतनी ज़्यादा है कि कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में जो असमी है वो माइनॉरिटी में दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर वो माइनॉरिटी में दिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कैसे काम करेंगे, तो जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो पीक लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। और वैसे भी इनका मानना ये भी था कि जो असम की वेल्थ है उसका ड्रेन किया जा रहा है। ड्रेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टी, कॉफ़ी, ऑयल से जो भी इनकम आती है उसके बेनिफिट है जो असमीज को नहीं मिलते, वो दूसरी स्टेट्स को, दूसरे लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। तो एक पार्टी बनाएगी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन
AASU जिसको बोलते हैं, AASU 1979 में एक एंटी फॉरेनर मूवमेंट चलाते हैं। ये किस चीज़ के अगेंस्ट थी? ये थी जो लोग इलीगली असम में आके एंटर हुए हैं और जो डोमिनेशन कर रहे हैं बांग्लादेशीज़ को और आउटसाइडर को, जो इनको ये डोमिनेट कर रहे हैं। और आउटसाइडर था ये जितने भी मतलब कि लाखों की गिनती में ज़्यादा जाली वोटर है जो कि आउटसाइडर है, उनके रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट का मुद्दा ये था कि जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ आके असम में कर रहे हैं, जो लोग ज़बरदस्ती आके असम में पहले आके रहना शुरू कर रहे हैं, अभी असमीज़ को परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा है और असमीज़ गिनती में कम है, और इन्होंने जो अपनी वोट वगैरह बना रखी है, ठीक है। तो फिर भी अब ये था कि डिमांड थी कि 1951 के बाद तो सोल्यूशन ये निकाला गया कि जितने भी बंगाली मुस्लिम जो 1951 के बाद असम में आए हैं उन सबको असम से बाहर कर दिया जाए, उनकी वोट वगैरह को कैंसिल कर दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हुआ, इंसिडेंट वगैरह भी होने शुरू हुए, लोगों ने अपने प्रॉपर्टी का लॉस करना शुरू किया, ह्यूमन राइट का लॉस होना शुरू हुआ। जो असम है इसने बिहार को जो ऑयल सप्लाई करना है वो बंद कर दिया। तो अब फिर से 1985 में एक अकॉर्ड साइन हुआ, राजीव गांधी की सरकार आई, वो आसू की पार्टी के साथ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन पार्टी के साथ बैठे और वहाँ पे क्या एग्रीमेंट साइन किया गया। अब हुआ क्या था देखिए कि जो 1971 में बांग्लादेश की वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो लोग उस टाइम पे आसाम में आए हैं हम उनको वापस, तो प्रॉमिस ये किया जाता है कि 1971 जब बांग्लादेश की वॉर हुई है उसके बाद जितने भी लोग आके असम में शिफ्ट हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको सेपरेट करके वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन पार्टी थी ये गोना परिषद संग्राम के साथ बैठ के गोना संग्राम परिषद के साथ मिलके एक पार्टी बनाते हैं और उसमें ये बोलते हैं कि अब हम असम को गोल्डन असम बनाएंगे। तो ये असम की स्टोरी थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिक्किम मर्जर का। इसमें क्या है कि हमने सिक्किम को कैसे ऐड ऑन किया, ठीक है। जो प्रोटेक्टर 47 में इंडिया आज़ाद हुआ तो प्रोटेक्टर भी सिक्किम में एक्टिव थे 1947 में, ठीक है। तो हुआ क्या था कि 47 पे के टाइम पे जो डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशन है, ठीक है, उसका जो हिसाब किताब है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया था। लेकिन जो सिक्किम के इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो इंटरनल मैटर्स हैं, ठीक है, उनका जो हिसाब किताब है वो करना था उस टाइम पे जो सिक्किम के मोनार्की थे, दैट वाज शोग्याल उनको हम बोलते हैं, ठीक है। शोग्याल चोग्याल जो भी मतलब ये सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से। तो जो शोग्याल मोनार्की हैं तो ये क्या थे तो अब हमने जो सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर नेपाली लोगों की है। यहाँ पे जो ज़्यादा लोग रहते हैं वो नेपाल के रहते हैं। लेकिन ये जो शोगेल मोनार्की हैं ये जिस कम्युनिटी को या जिस कल्चर को ये फॉलो करते थे दैट वाज लेपकुआ भूटिया कम्युनिटी, ठीक है। और ये वहाँ पे मिनोरिटी में थी, मतलब कि जो सिक्किम था वहाँ पे जो मोनार्की गवर्नमेंट थी और उनकी जो कल्चर थी दैट वाज लेपकुआ भूटिया कम्युनिटी, और ये मिनोरिटी में थी। और ये जो मिनोरिटी में होने के बावजूद देखिए अब मतलब कि अगर हमारे पास ये जो इतना बड़ा एरिया ये सिक्किम का है और इसमें जो मोनार्की सिस्टम है ये उनकी कम्युनिटी है, और जो बाकी का एरिया है वहाँ पे जो नेपाल के नेपाली लोग ज़्यादा कल्चर में है। लेकिन जो सिक्किम के मोनार्की सिस्टम है वो इन सब के ऊपर अपनी ही जो रिलीजन है कम्युनिटी है उसको इम्पोज कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो लोग हैं वो इनके फेवर में नहीं थे, लोगों को लग रहा था कि कुछ हमें हमारे साथ ये छेड़छाड़ कर रही है। तो जो एंटी शोगिया लीडर थे, ठीक है, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनको सपोर्ट करिए और इनसे इनको राहत दिलाए। तो जो KLD, ठीक है, इनका जो थोड़ा नेम भी कुछ ऐसे ही है, खान गसरेपा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ सिक्किम असेंबली में तो ये हुआ था 1974 में। तो ये जो फर्स्ट इलेक्शन है सिक्किम में वो 1974 में हुआ, ठीक है। 1970 में इलेक्शन होने के बाद तो वहाँ पे क्या था, इन लोगों को जो सिक्किम कांग्रेस है उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, ठीक है, जो भी उनका मोनार्की सिस्टम था। तो अप्रैल 1975 में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें
जो सिक्किम है उसको इंडिया के साथ मर्ज कर लिया जाता है और उनकी जो नीड्स है, डिमांड है, उनको फुलफिलमेंट करने के साथ में, ठीक है। तो जो रेफरेंडम है और उसको, रेफरेंडम मतलब कि जो सिक्किम के लोग चाहते थे उसको एक्सेप्ट करके इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इंडिया के साथ सिक्किम को मर्ज कर दिया जाता है। अब जो सिक्किम है, और फिर जो सिक्किम है वो इंडिया की 22nd स्टेट बन जाती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने सिक्किम के बारे में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो प्रोटेक्टर थे वो 1947 में तो क्या डिसीजन लिया गया था, जो डिफेंस है और फॉरेन का रिलेशन है सिक्किम के बारे में, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेगी, लेकिन जो इंटरनल इश्यूज होंगे उसके बारे में जो शोग्याल है वो सिक्किम की मोनार्की थी वो डिसीजन लेंगी। अब ये जो शोग्याल लोग थे ये क्या करते थे, ये अपनी कम्युनिटी को, अपनी कल्चर को, जो वहाँ पे रहने वाले मेजोरिटी में नेपाली पीपल थे उनके ऊपर ये अपनी कम्युनिटी को, अपने कल्चर को इम्पोज कर रहे थे, जिस वजह से वो लोग इनके एंटी थे। तो वेरी फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुए सिक्किम में वो दैट वाज 1974 में इलेक्शन हुए, उसमें जो एंटी चोग्याल पार्टी है वो जीत जाती है, तो वो डेमोक्रेटिक बन जाती है, तो वो इंडिया में मर्ज हो जाती है। फिर इंडिया में जो सिक्किम है वो दैट इज़ 22nd स्टेट वो बन जाती है इंडिया की, ठीक है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ गोवाज लिबरेशन, ठीक है। गोवा में क्या होता है कि गोवा, दमन, दीव, तो ये जो 16वीं सेंचुरी से की बात हो रही है, जो पुर्तगीज पीपल है वो गोवा के ऊपर राज करते आ रहे थे, ठीक है। ये जो पुर्तगीज पीपल थे तो ये गोवा के पीपल को सप्रेस करते आ रहे थे, सप्रेस का मतलब तो उनको दबाते आ रहे थे, ठीक है। तो ये उनको फोर्सफुली रीजन कन्वर्जन के लिए भी थोड़ा फोर्सफुली परेशान करते थे कि आप अपना रिलीजन कन्वर्ट करो और क्रिश्चियनिटी में आओ, और उनके जो सिविल राइट है उनको ये डिनाई करते थे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने पुर्तगाली पीपल को बोला कि वो गोवा को फ्री कर दें और वापस चले जाएं, लेकिन जो पुर्तगीज के पीपल हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दी इंडिया की डिमांड को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिमांड को। अब क्या हुआ कि अब कुछ स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट होने शुरू हो गए जो पुर्तगीज के खिलाफ थे। और जो गोवा के लोग थे वो भी चाहते थे कि वो पुर्तगीज पीपल से फ्री होना चाहते थे, और गवर्नमेंट इंडिया भी यही चाहती थी कि इनसे फ्री हो जाए, और फ्री होने के बाद जो गोवा को है वो इंडिया में अपने साथ मर्ज कर ले, ठीक है। तो 1961 दिसंबर में लास्ट मंथ में क्या हुआ, जो इंडियन आर्मी है इनके पॉपुलर मूवमेंट होने के बाद इंडियन आर्मी ने गोवा को टेक ओवर करना शुरू किया, और विद इन 2 डेज इन्होंने गोवा, दमन, दीव को फ्री करवा दिया और इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए गोवा के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि गोवा के ऊपर सबसे पहले जो पुर्तगीज पीपल का कंट्रोल होता था, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि गोवा, दमन, दीव को फ्री करवा दिया जाए पुर्तगीज पीपल से, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। फिर इस चीज़ के खिलाफ जो गोवा के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए, काफ़ी फेमस मूवमेंट होने शुरू हुए। तो जब लोगों की डिमांड पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन आर्मी ने गोवा को घेरा, तो विद इन 2 डेज पुर्तगीज पीपल को छोड़ के भागना पड़ा, और उन्होंने गोवा को पुर्तगीज पीपल से फ्री करवा दिया। तो अब गोवा को कौन अपने साथ मर्ज करेगा, तो इंडिया ने गोवा को यूनियन टेरिटरी के अंडर लेना शुरू कर दिया। 61 की बात आई, लेकिन आफ्टर 6 ईयर क्या हुआ कि 1967 में एक MGP पार्टी है जो महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी है, उनका मानना ये था कि जो गोवा को है वो महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो UGP मतलब कि यूनाइटेड गोवन पार्टी है वो बोलते थे कि हमारी जो आइडेंटिटी है दैट इज़ गोवन आइडेंटिटी, गोवा के लोगों की जो आइडेंटिटी है वो गोवन आइडेंटिटी है, और उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ कोंकणी लैंग्वेज। तो इनका मानना ये था कि हम लोग को गोवन पीपल ही बनना चाहते हैं, हम लोग महाराष्ट्रीय पीपल नहीं बनना चाहते। तो इसीलिए जो ओपिनियन थी और रेफरेंडम था इन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। तो महाराष्ट्र चाहता था कि गोवा हमारे साथ आए, लेकिन जो गोवा के लोग चाहते थे वो बोलते कि हम गोवा में ही रहेंगे। तो इसके बीच में जब टकराव होना शुरू हुआ तो जो UGP पार्टी मतलब कि यूनाइटेड गोवन पार्टी है वो जीत गई, और 1987 में गोवा को भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द्रविडियन मूवमेंट का, ठीक है। द्रविडियन मूवमेंट में देखिए क्या होता है कि एक स्लोगन है जो वहाँ के तमिल लैंग्वेज में ही है, ठीक है। एक्चुअल में ये अच्छे से रीड तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो डाकू वाज की रातू ठेरकू ठीक रथ, इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्थ है अब वो तो ग्रो कर रहा है लेकिन साउथ ग्रो नहीं कर रहा, तो साउथ कब ग्रो करेगा, तो जो अभी तमिलनाडु है ये इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक है।
तो इसका मानना ये था कि जो हमारे अपोजिट साइड वाला, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट आपस में अपोजिट है, इनका मानना ये था कि ये जो एरिया है ये तो ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हमें ग्रो नहीं कर रही, तो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट हमें ग्रो ही नहीं करना चाहती। तो इनका मानना ये था कि इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों को इंडिपेंडेंट छोड़ दे और हम लोग अपनी ग्रो जो अपने आप कर लेंगे, तो बेटर है कि हमें वो इंडिया से सेपरेट कर दें, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि हमें एक अपनी द्रविड़ नेशन चाहिए जिसमें हम हमारे कल्चर को निखार सकें। इनकी जो डिमांड थी इन्होंने बड़े डेमोक्रेटिक वे से रखी, ठीक है। इसके लिए इन्होंने पब्लिक डिबेट करने शुरू किए, इलेक्टोरल डिबेट करने शुरू किए, लोगों से वोटिंग डलवानी शुरू की कि हमें अपनी एक द्रविडियन मूवमेंट बना द्रविड़ नेशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। इनके जो पार्टी के लीडर थे उनका नेम था द्रविडर खजगम, ठीक है, डी के जिनका शॉर्ट नेम था। तो इन्होंने एक जो ईवी रामस्वामी थे, ठीक है, इनको परियर परियर मतलब कि द्रविडियन लैंग्वेज में तमिल में इसको बोलते हैं रिस्पेक्टेड। ये क्या थे, ये ब्राह्मीण डोमिनेंस को अपोज करते थे। मतलब कि जो साउथ में जो ब्राह्मीण कल्चर है, जो ब्राह्मीण मतलब कि ब्राह्मण लोगों की जो कल्चर है और जो दूसरे लोगों को वो कल्चर डोमिनेट कर रही थी, ये उसको अपोज करते थे। इनका मानना ये था कि जो रीजनल प्राइड है अगेंस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और कल्चरल डोमिनेशन ऑफ नॉर्थ, कि जो भी इंडिया में ऐसी कल्चर चलती आ रही है कि जो नॉर्थ को डोमिनेट करती आ रही है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। और ये एंटी कास्ट स्ट्रगल में काफ़ी बार पार्टिसिपेट कर चुके थे, ठीक है। इनका जो एंथीज़म था वो ये एक फाउंडर ऑफ एंथीज़म भी रहे हैं, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया है। थीसिस ऑन नॉर्थ इंडियन एंड ब्राह्मीण आर आर्यंस, इनका इस बात के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू था कि जो इंडियन ब्राह्मीण है वो आर्यन है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे आके शिफ्ट हुए हैं। तो जो ये इनके मूवमेंट थे ये एक्सटेंड होते गए होते 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 साउथ इंडिया से लेके ये पूरे तमिल तक लेके आए हैं। तो इनका ये था कि जो द्रविड़ डी के जो मूवमेंट अपनी चलाते आ रही, तो इनकी जो लेगेसी है वो डी एम के पार्टी तक कन्वर्ट होके आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक था प्रोंग्ड एगिटेशन का। उसमें क्या था, एक कालकाकुडी रेलवे, ठीक है, जहाँ पे जो रेलवे स्टेशन का नेम कन्वर्ट करके रखा गया था दलमीपुरम रेलवे स्टेशन। जो नॉर्थ के लोग हैं मतलब कि जो इंडस्ट्रियल हाउस है, ठीक है, वो बोलते थे कि इसका नेम चेंज किया जाए। और जो उनका ये भी स्ट्रॉन्ग व्यू था कि इन लोगों के ऊपर जो नॉर्थ कल्चर है मतलब कि डोंट वांट टू इम्पोज नॉर्थ कल्चर ऑन साउथ, ये बोल रहे थे कि अगर हम लोग साउथ में हैं जो हमें हम लोगों के ऊपर जो नॉर्थ कल्चर है उसको इम्पोज मत किया जाए, ठीक है। जैसे इंडिया में भी है ना काफ़ी सारे जो रेलवे स्टेशन है, जब मुगल राज आया था जो शिवाजी के नाम से थे उनका नेम कन्वर्ट करके मुगल राज में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अब जो बीजेपी गवर्नमेंट यूपी बिहार में बनी है वो वापस से नेम चेंज करते आ रही है। तो वो यही बातें बोलते होते हैं कि जो हम रेलवे स्टेशन रखते हैं जो जिनको हम हीरो मानते हैं हम उनके नाम पे रखेंगे। ऐसे ही जो साउथ के लोग हैं ये बोलते थे कि जो हमारी बिल्डिंग्स फेमस जो भी लैंडमार्क है उनके जो नाम है को उनके नाम को हम साउथ के नेम से रखेंगे ना कि तमिल के नेम से रखेंगे, ठीक है। ये अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़बरदस्ती जो नॉर्थ की कल्चर है वो हमारे ऊपर डोमिनेट की जा रही है। वो बोल रहे थे कि जो इनके नेम वगैरह हैं टैग वगैरह है वो साउथ के कल्चर के हिसाब से ही होने चाहिए। फिर आगे तमिल कल्चरल हिस्ट्री, तो जो स्कूल का करिकुलम है उसके बारे में इनका मानना ये था कि जो तमिल की हिस्ट्री है उसके बारे में ज़्यादा बेटर से पढ़ाया जाना चाहिए रेदर देन किसी और कंट्री या किसी और स्टेट की हिस्ट्री से। फिर अंगेस्ट क्राफ्ट एजुकेशन, ये क्राफ्ट एजुकेशन के सख्त खिलाफ थे। ये बोलते थे कि जो गवर्नमेंट है या स्टेट है ये उनकी इस पॉलिसी के वो अंगेस्ट है। जो क्राफ्ट एजुकेशन है वो नॉर्थ ब्राह्मणिज्म के फेवर में है और इसको कैंसिल करना चाहिए, खारिज करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक एंटी हिंदू प्रोटेस्ट 1965 में अप्लाई करवाना शुरू किया। फिर असेंबली इलेक्शन हुए 1967 में जिसमें डीएम की पार्टी जो है वो जीत गई। इनके जो फेमस लीडर थे दैट वाज अन्नादुराई, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इनकी डेथ होने के बाद 1990s में तक आते आते ये जो डीएम की पार्टी है इसमें स्प्लिट बनना शुरू हो गया। तो इस पार्टी के टुकड़े होने शुरू हो गए। अब ये जो पार्टी है वो रीजनल पॉलिटिक्स और तमिलनाडु, इनका मानना ये था कि जो डिमांड फॉर डेमोक्रेसी है वो गुड है लेकिन वो रखनी चाहिए लोगों के आगे
गवर्नमेंट के आगे, और जो इनकी नीड है उसके हिसाब से फुलफिल ये होनी भी चाहिए। फिर क्या हो 1980 से लेके आज तक, ठीक है, इंडिया ने क्या हुआ, वे बहुत सारे सेक्शन अप्लाई ऐसे करवाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने डिमांड रखी सेपरेट होने के लिए, तो और उनके हिसाब से सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अभी ये हमारे पास चैप्टर का मतलब कि लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे कि हमें इन चैप्टर से, ये टॉपिक के नेम रखा है कि लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर, हम लोगों ने इस चैप्टर से कौन कौन से लेसन लिए हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट लेसन इज जो रीजनल एस्पिरेशन है, मतलब कि जब लोग रीजन एरिया के हिसाब से सेपरेट होने की डिमांड करते हैं या कुछ ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, तो ये एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। तो ये कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, ये कोई अबनॉर्मल फिनोमेना नहीं है। मतलब कि अगर हम यूके में देखें, वहाँ पे स्कॉटलैंड, वेल्स, नीदरलैंड, नॉर्थन आयरलैंड वगैरह, ठीक है, ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं इन सब ने डिमांड फॉर ऑटोनॉमी रखी थी और वो सेपरेट हुए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। श्रीलंका में तमिल पीपल ने जैसे अपनी डिमांड रखी थी। फिर जो डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन, मतलब कि इनको ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इन चीज़ों को, लोगों को सप्रेस करके दबाएं। सप्रेस का मतलब होता है कि अगर किसी देश के किसी कोने में कुछ लोग सेपरेट होने की बातें कर रहे हैं तो उनको डंडे से, पुलिस से, आर्मी से दबाया जाए, तो बेटर है कि उसको नेगोशिएट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मिज़ोरम में कि इंडिया ने, और मिलिट्री थी पंजाब में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इश्यूज़ थे या फिर कश्मीरी इश्यूज़ थे, इन सब को नेगोशिएशन के हिसाब से भी सॉल्व किया जा सकता था। ज़रूरी नहीं है कि आप मिलिट्री का आंसर मिलिट्री से करो, या मिलिटेंट का जवाब अगर कोई सामने बंदे हथियार पकड़ के खड़े हैं तो आप भी हथियार उठा के बराबर ही उनके सामने हो जाओ। तो इनको नेगोशिएट के साथ सॉल्व करना चाहिए हमें। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, देखिए पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उस पावर को लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे शेयर करना चाहिए। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है तो कभी कभार अगर किसी स्टेट को ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है, देश के लिए बेटरमेंट है, पीसफुल है, तो वो दे देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कल्चर बना रहे हैं तो उसके लिए पावर शेयर करनी पड़ सकती है, तो कर लो, बेटर है। पावर शेयरिंग को स्टेट लेवल पे करना चाहिए, कोई इशू नहीं है, कर लेना चाहिए। जो रीजन है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग पावर के हिसाब से होना चाहिए। किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को एक इनजस्टिस की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, दूसरी स्टेट में ज़्यादा पावर और हमारे पास पावर ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है लेसन इस चैप्टर में से कि इम्बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एरिया बैकवर्ड है पहली प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए। अब जो डेवलप हो चुके हैं उनसे टैक्स लिया जाए, जो डेवलप नहीं हुए तो उनसे टैक्स, देखिए जैसे एक शहर ये रहा और एक शहर ये रहा, अब ये डेवलप हो रखा है तो यहाँ से बहुत सारे पैसे टैक्स के फॉर्म में इकट्ठे करके यहाँ तक भेजने चाहिए, ठीक है, और ये पैसों से इन लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए। जब ये लोग डेवलप हो जाएंगे तो इससे आगे हमें किसी और बैकवर्ड एरिया में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। फिर फॉरहिटनेस ऑफ द मेकर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को दूरदर्शिता होनी चाहिए। जैसे बी आर अम्बेडकर ने जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब उनको पता था कि आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो वो पहले ही जिन चीज़ों में चेंजेस होने चाहिए वहाँ के लिए वो अमेंडमेंट की स्पेस छोड़ के गई हैं। लेकिन जो ह्यूमन राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, उनको लग रहा था कि ये कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए, वो उनको फंडामेंटल राइट बना के चले गए, ठीक है। तो जैसे किसी स्टेट के लिए जो अगर उसको स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई कर देनी चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 370, 371, या फिर 6 शेड्यूल, या फिर ऑटोनॉमी फॉर द ट्राइब्स, या फिर कुछ भी, अगर इस हिसाब से अगर लॉ हमें देश की बेनिफिट के लिए अगर बनाने की ज़रूरत है तो वो हमें बना देनी चाहिए। तो ये था फिलहाल हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, सबसे पहले जब भी हमारा देश बनेगा तो जब तक देश रहेगा तब तक इसमें नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो अनएंडिंग रहेगा। लास्ट तक हर स्टेट के लोग सेपरेट होने की डिमांड कभी ना कभी करेंगे या कर सकते हैं। जिन लोगों की कल्चर सेपरेट है वो सेपरेट होने की बातें करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको सेपरेट करके ही बात ख़त्म की जा सकती है। अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो हमें भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ सेपरेट होना सोल्यूशन नहीं है,
उसके अलावा और भी सोल्यूशन निकल सकते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट हैं तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि उनकी डिमांड को सप्रेस करना कोई सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि उनकी डिमांड के हिसाब से कभी सेपरेट करना पड़ सकता है या फिर उनको अपने साथ लेके चलना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा देश है कि यूनिटी में रहेगा, साथ में रहेगा, तो हम स्ट्रोंग रहेंगे। अगर हम लोग सेपरेट होते जाएंगे तो जो हमारी स्ट्रेंथ है उसमें कमी आती जाएगी। अब ऐसे ही मुद्दे पंजाब में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हुए, सिक्किम में हुए, द्रविड़ मूवमेंट में हुए, गोवा में हुए, ठीक है। तो हमने डिफरेंट स्टेट में सारे टॉपिक जो असम में हुए वो वगैरह पढ़ लिए। तो आई होप ये चैप्टर आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।